Okay, sir. Okay. सीट कर Okay. देते हैं। एक मिनट। There you go. Done, sir. I think it should be visible now. अब देखिए अभी आ रहा। Yeah, yes. Sir. चलो परफेक्ट ठीक है। Right. So as I was saying, I'm an ST6 anesthesia and intensive care medicine registrar in the Northwest Deanery. I'm based in Manchester currently. Right. So basic tips about what you have to do to increase your chances of getting into a training post internationally. So पहली चीज what you have to do is you have to clear your required exams, whatever exams you are doing. चाहे वो प्लैब हो या चाहे आप अगर मेडिसिन के थ्रू आ रहे हैं तो एमआरसीपी हो, सर्जरी के थ्रू आ रहे हैं तो एमआरसीएस हो, एनेस्थीसिया के थ्रू आ रहे हैं तो आपका प्राइमरी एफआरसी है, या इमरजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो आपका एमआरकेएम है। ठीक है, ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। प्लीज स्टे फोकस्ड, ऑलवेज कीप द गोल इन साइट कि आपको इवेंचुअली लाइफ में करना क्या है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड and you have to remember that it is not easy to get in, because आप जब internationally compete कर रहे हैं तो you're not competing only with your fellow Indians but you're also competing against the international candidates. और एक मिसकंसेप्शन है, मैं नोटिस करा कि लाइक थोड़े अपने पोस्ट एमबीबीएस स्टूडेंट दे थिंक दैट भाई नीट में नहीं हो रहा तो शुड वी जस्ट ट्राई टू डू इट एल्सवेयर इन द कंट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीट में कंपटीशन ज्यादा है और बाहर के कंट्रीज में कंपटीशन कम है। कंपटीशन इज एवरीवेयर, unfortunately. That is how the story is, that is how the world is these days. If you don't compete, if you are not running fast enough, people will trample you, so you have to be really on it. Or then what you can do is you can speak to your educational supervisors, आपके जो भी seniors है या already जो भी आपके colleagues है या आपके seniors वगैरह है जो already international systems में है, please speak to them, ask for their time, they will give you valuable insights. ठीक है। And then one thing which I noticed I never did in my medical school is that आप अपने medical school में like you guys do a lot of stuff, अपन बहुत सारी चीजें करते but we don't have evidence for it. So please get evidence for whatever you do. Please ask for certificates, please ask for feedbacks. आप जो भी कर रहे हैं please have a proper evidence for whatever you do. Okay, एंड हैव अ मल्टीफैसेटेड अप्रोच। एक साथ कई सारी चीजें करने की कोशिश करो। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज के अपन जब इंडिया में थे एमबीबीएस जब अपन यहाँ पे करते तो लाइक पीपल ऑलवेज टेल यू टू लाइक एक काम करो भाई, फोकस ऑन वन थिंग। बट इफ यू सी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जब बाहर आप जब लोग नोटिस करते, इट इज नॉट लाइक दैट। लाइक एमबीबीएस के जो ट्रेनीज है वहां के, दे डू सो मेनी स्टफ। उन लोगों के पास एमबीबीएस के टाइम पे उन लोगों के पास प्रेजेंटेशंस रहते, उन लोगों के पास पब्लिकेशंस रहते, उनके पास टीचिंग रहती, सो दे हैव एवरीथिंग व्हाइल दे आर एन एमबीबीएस स्टूडेंट। अनफॉर्चुनेटली अपने पास एमबीबीएस के टाइम पे अपन खाली क्लिनिकल्स के पे कंसंट्रेट करते, वी जस्ट सिट डाउन, वी रीड, वी ट्राई टू फिनिश आवर एग्जाम्स, बट दैट इज नॉट हाउ यू शुड बी। यू हैव टू हैव अदर थिंग्स इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। ठीक है। नाउ ये जो रेड में अंडरलाइन करा हुआ है पॉइंट, सो बेसिकली दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर ट्रेनिंग पाथवेज। ओके, तो वंस यू गेट इनटू इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। एंड द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जस्ट ट्राई टू मेक इट एज लार्ज एज पॉसिबल, बिकॉज द बिगर योर प्रोजेक्ट इज द मोर पॉइंट्स यू विल गेट। ओके, नाउ व्हाट डज दिस पॉइंट मीन एंड ऑल, I'll explain in the next few slides. Right now, talking specifically about UK, basically आप जब UK में as a doctor काम करना start करते हैं तो there are two types of jobs. One is called as a training job and the other is a non-training job. Now difference क्या है दोनों का? ट्रेनिंग जॉब बेसिकली मींस के आप यूके में पीजी कर रहे हैं, आपका स्पेशलिटी यूके में कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ट्रेनिंग मिलती है, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रीट किया जाता, एंड एट द एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सीसीटी। ओके, नाउ नॉन ट्रेनिंग जॉब इज बेसिकली आप आए, काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेके घर चले जा रहे हैं, दैट्स इट। देयर इज नो करियर डेवलपमेंट इन इट। ऑफ कोर्स you will get time to develop your career, but at the end of it you're not going to get any certificate that you have developed like basically आप यहाँ पे post graduation करे बोल, ठीक है। it is basically like working as a DMO and at different level, चाहे DMO हो चाहे registrar हो, that is what a non training job is। ठीक है। now why should you think about UK as a future country to work in or get trained in? There are pros and cons for every system. Okay, now pros ये है कि the training program जो वहाँ की है, it is extremely well structured.
आप इंग्लैंड के एक कोने से आप चाहे दूसरे कोने में चले जाओ, या आप चाहे नॉर्थ से साउथ में आ जाओ, आप एक हॉस्पिटल में आपको जो प्रोटोकॉल मिला, आपको दूसरा हॉस्पिटल में भी एग्जैक्ट सेम प्रोटोकॉल मिलता। वहां पे वेरिएबिलिटी नहीं रहती। अब जैसा यहाँ पे अपन काम करते हैं तो आपको लाइक सेलेक्ट करना पड़ता है, अरे नहीं भाई वो डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, ये हॉस्पिटल में ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलती। इंग्लैंड में वैसा नहीं है, एवरी वे यू गेट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन आपको वर्ल्ड क्लास हैंड्स ऑन मिलते हैं, यू विल गेट ट्रेन एक्सट्रीमली वेल। नाउ नंबर्स वाइज आप डिबेट कर सकते हैं कि नहीं भाई इंडिया में नंबर्स ज्यादा है, इंग्लैंड में आपको नंबर्स कम मिलते हैं, यस। लेकिन फिर इंग्लैंड में आपकी ट्रेनिंग भी लंबी है, तो इवेंचुअली एट द एंड यू विल बी ऑन पार। ठीक है। टीचिंग एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली फ्रेंडली। आपको इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करते दैट यू विल बी एक्चुअली सरप्राइज्ड। और वहां पे ना हायरार्कियल सिस्टम नहीं है कि भाई एक जना सीनियर है, एक जना जूनियर है, मैं इसको सर बुलाना, उनको मैडम बुलाना। नो, यू कॉल एवरीबडी बाय देयर फर्स्ट नेम्स और बाय देयर सर नेम्स। वहाँ पे हायरार्की बिल्कुल भी नहीं है। और जो है आपको कभी कुछ नहीं मालूम है तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्जाम्स में जाते, एमबीबीएस में प्रॉबेबली नहीं होता, लेकिन आप जब आपका पीजी का एग्जाम देते, पीजी के एग्जाम में आप कुछ नहीं बोले तो एग्जामिनर आपके मुंह पे बोलता है, यू डोंट नो दिस आल्सो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर योर 3 इयर्स, पूछते। दे डोंट डू दैट इन इंग्लैंड, दे ट्रीट यू एज अ ह्यूमन प्रॉपर्ली। ठीक है। पे इज वेरी गुड। अगेन यू कैन डिबेट कि यूएस में पे ज्यादा है, यूके में पे कम है, बट ऑन एन एवरेज यस द पे इज रियली गुड। एक्सट्रीमली गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आपको आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम मिलता है, आपको आपके फैमिली के लिए टाइम मिलता है। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपके कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, यू विल गेट प्रॉपर टाइम टू डू एवरीथिंग। ठीक है। एंड देन वंस यू गेट योर सीसीटी, एक बार आपका पीजी आपकी ट्रेनिंग इंग्लैंड में खत्म हो गई, यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज कंसल्टेंट्स विद अ वेरी गुड सैलरी। द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू। ऑफ कोर्स अमेरिकाज एंड कनाडाज में वो लोगों का खुद का सिस्टम है, बट इवन देन देयर आर बैकडोर एंट्रीज टू यूएस एंड कनाडा, यू कैन वर्क देयर आल्सो। Not at the face of it, but yes you can. But other than that, Australia, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, Gulf, everywhere is open to you. ठीक है। Now there are a few cons as well. ट्रेनिंग जो है इंग्लैंड की काफी लंबी है। द पोस्ट ग्रेजुएशन पीरियड इज अबाउट 8 years, 7 to 8 years। आप जब भी पूरा आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, यूल हैव टू कीप ऑन मेंटेनिंग योर पोर्टफोलियो। डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहता। पोर्टफोलियो यूल हैव टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। एवरी ईयर आपको जो है आपका पोर्टफोलियो इंप्रूव करना पड़ता है। यूल हैव टू शो दैट यू आर डूइंग प्रेजेंटेशंस, पब्लिकेशंस कर रहे हैं आप, विच इज a good thing by itself. And the other con that is there is ke in spite of having your MDs and DMs from India, अनफॉर्चुनेटली आप अगर इंग्लैंड में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एटलीस्ट अगर पूरा स्क्रैच से भी स्टार्ट नहीं करें तो यू विल स्टिल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली स्टेज, बिकॉज अपने इंडियन डिग्रीज वहां पे एक्सेप्ट नहीं होते। दे डोंट एक्सेप्ट देम एज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस। यस आपका इंडियन एक्सपीरियंस काउंट होगा, बट योर डिग्रीज विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है। Now, just a brief introduction to what the training pathway looks like in UK. तो बेसिकली यूके की ट्रेनिंग कैसे रहती है, आपकी एमबीबीएस खत्म हो गया समझिए, एमबीबीएस खत्म होने के बाद आप FI1 करते हैं, FI2 करते हैं, विच इज योर इंटर्नशिप। अपन इंडिया में 1 साल करते हैं, वो लोग 2 साल का फाउंडेशन करते हैं। आपका FI2 होने के बाद योर स्पेशलिटी ट्रेनिंग विल स्टार्ट एट द लेवल ऑफ CT1। CT मींस कोर ट्रेनिंग। CT1, CT2, CT3 करते हैं आप। उसके बाद फिर आपकी स्पेशलिटी ट्रेनिंग ST4, ST5, ST6, ST7, थोड़े सब्जेक्ट्स में ST8, और आप अगर 2 सब्जेक्ट्स में अगर स्पेशलिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इट कैन गो अप टू ST9। जैसा कि आई एम डूइंग एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर मेडिसिन, तो माय ट्रेनिंग विल गो अप टिल ST9। तो ट्रेनिंग इज क्वाइट लॉन्ग। और जो ट्रेनिंग के एंट्री पॉइंट्स रहते हैं, यूजुअली एंट्री पॉइंट जो है आपको पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले देना रहता है, विच इज CT1। और फिर आपको जो है आपका CT1 टू CT3 खत्म होने के बाद यू विल हैव टू रीअप्लाई फॉर फर्दर ट्रेनिंग, विच इज एट द लेवल ऑफ ST3 और ST4। नाउ इसमें एक कैविएट ये है कि अगर समझिए आप इंडिया में आपका एमडी कर लेके गए, इंडिया में आपका एमडी खत्म करने के बाद आप अगर ट्रेनिंग अप्लाई कर रहे हैं यूके में, तो यू आर इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर CT1, क्योंकि आप ऑलरेडी ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हो। सो योर पाथवे विल स्टार्ट एट ST3 और ST4 लेवल। ठीक है। तो बेसिकली होता ये कि आप यहाँ से इंडिया से जो भी आपका एग्जाम है, आप एग्जाम कंप्लीट कर लेके गए, चाहे वो प्लैब हो, चाहे आपका अगर आप ऑलरेडी एमडी करके है तो फिर आपके जो भी स्पेशलिटी एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल MRC, MRCS जो भी है, आपका GMC का एग्जाम लिख लेके आप यूके चले गए। यूके जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यूके जाने के बाद से बेसिकली आपको ये बताना पड़ता है कि आप ये CT1 लेवल के लिए अगर मतलब एमडी नहीं करके जा रही, आप MBBS के बाद जा रहे हैं, तो यू हैव टू शो देम दैट यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट एट CT1। अगर एमडी करके जा रहे हैं तो यू हैव टू शो देम
दैट यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट एट ST3 एट ST4. तो उसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि उसका पेपर वर्क रहता है, तो द कंसल्टेंट्स विल हैव टू साइन यू ऑफ सेइंग कि हाँ भाई इन्हों ये भी कर सकते हैं, इन्हों ये भी कर सकते हैं, इन्हों ये भी कर सकते हैं. उसका एक छोटा सा पेपर वर्क रहता है which will take you about a year and a half to 2 years depending upon how good your hospital is, how quickly you do it, how interested you are in. तो बेसिकली आपको कॉम्पिटेंसी साइन ऑफ कराना पड़ता है एंड देन यू बिकम एलिजिबल टू एंटर द ट्रेनिंग पाथवे. तो उसके अलग अलग पेपर्स रहते हैं, जैसा कि क्रेस्ट एक पेपर है. क्रेस्ट इज बेसिकली योर सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर एंट्री इनटू स्पेशलिटी ट्रेनिंग, जो आपको CT1 से पहले साइन कराना रहता, या फिर आप अगर ST3 ST4 से पहले साइन ऑफ करा रहे हैं तो फिर उसका एक अलग पेपर वर्क रहता. तो बेसिकली इन अ नटशेल हर स्पेशलिटी का अलग अलग रहता, बट यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पेपर टू से दैट यू आर रेडी टू एंटर द ट्रेनिंग. उसके बाद होता है ये कि आपके ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई करने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया which is we are about which we are going to talk today. तो आपका पेपर वर्क रेडी होने के बाद दे विल टेल यू कि अच्छा ठीक है भाई, आप आपका पोर्टफोलियो हमारे को बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, विच इज कॉल्ड एज अ सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया. अब पोर्टफोलियो में क्या क्या रहते हैं आपके, विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स. तो आपका सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया में आपके पोर्टफोलियो देख के वो लोग जो आपको पॉइंट्स देते हैं कि अच्छा आपके इसके लिए इतने पॉइंट्स, टीचिंग के लिए इतने पॉइंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इतने पॉइंट्स, यू गेट सम पॉइंट्स. वो पॉइंट्स का टोटल आने के बाद एक नेशनल कट ऑफ आता. अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर लिए तो आपको फिर लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते. अगर आप समझिए वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं करे तो फिर आप वहां पे आपके पाथवे स्टॉप हो जाते हो, अप्लाई फॉर द नेक्स्ट ईयर अगेन. तो मसलन आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, कट ऑफ क्लियर होने के बाद देन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू होता है आपका पूरा, आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं, आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूछते हैं, आपको सिनेरियोज देते वो लोग. देन इट्स अ फुल एक आधा घंटा 40 मिनट का इंटरव्यू रहता पूरा. इंटरव्यू हो जाने के बाद देन यू गेट अ टोटल मार्क्स फॉर योर इंटरव्यू प्लस द मार्क्स दैट यू हैड फॉर योर पोर्टफोलियो. दोनों के मार्क्स मिलने के बाद यू गेट अ रैंकिंग. रैंकिंग आने के बाद देन यू कैन चूज, जैसे आप लोग नीट में सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को ये रीजन में होना, मेरे को ये रीजन में होना, यू कैन चूज द रीजन दैट यू वांट. रीजन आने के बाद देन यू गेट इनटू द ट्रेनिंग. तो बेसिकली आप पहले प्लैब लिखे, अगर पोस्ट MBBS हो तो प्लैब लिखते हैं आपका जो भी एग्जाम है. उसके बाद आप आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं. पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद फिर आप क्रेस्ट आपका जो पेपर वर्क है वो साइन ऑफ कराते हैं. उसके बाद ये ओरियल जो है, ओरियल उन लोगों का बेसिकली वेबसाइट है जिसमें पूरा प्रोसेस ओरियल के ऊपर होता. अच्छा, अब रही बात MSRA की. थोड़े से स्पेशलिटीज है जिसमें जो है एंटर होने के लिए आपको एक एग्जाम भी लिखना पड़ता है व्हिच इज कॉल्ड एज एन MSRA. फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक्स में है, आई थिंक जनरल सर्जरी के लिए है, GP के लिए है. यू नीड टू राइट दिस MSRA एग्जाम अगर आप कोर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो. थोड़े सब्जेक्ट्स है जिसमें आई थिंक MSRA लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो अगेन स्पेशलिटी वाइज डिपेंड करता. खैर बहरहाल आपका MSRA एग्जाम हो गया, यू गेट गुड मार्क्स इन इट. तो फिर आपका MSRA, आपका पोर्टफोलियो के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स तीनों मिलके यू गेट अ नेशनल रैंकिंग. सो बेसिकली दिस इज हाउ योर ट्रेनिंग विल लुक लाइक. नाउ इसके जो सबसे, तो बेसिकली 3 चीजें आपको जो याद रखना है, वो एक सेल्फ असेसमेंट है, एक आपका इंटरव्यू के मार्क्स है और एक आपका MSRA एग्जाम के मार्क्स है. एट दिस मोमेंट अपन MSRA और इंटरव्यू का डिस्कशन नहीं करने वाले बिकॉज द सेशन इज अबाउट योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग. ठीक है. Now about your self assessment, so what you can do is you have to make your portfolio as impressive as possible. Try to get stuff done while you are in MBBS itself. Okay, now not everything will be applicable to everybody, but this will give you a general idea of what you have to do. Okay, try to get things done as much as possible because something is better than nothing. You should have something in each domain at least. Now sometimes what evidence will be accepted is not clear, so the onus is upon you to show whatever you have. आपके पास जो बेस्ट एविडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं डोमेन के लिए, दैट यू हैव टू शो. ठीक है. तो जो पहला, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट में अराउंड 11 to 12 डोमेन्स रहते हैं, अलग अलग सबसेक्शंस रहते हैं और हर सबसेक्शन के मार्क्स रहते हैं आपको. तो यू हैव टू ट्राई टू स्कोर पॉइंट्स इन ईच सेक्शन, और फिर उसमें भी जो है सो अलग अलग कैटेगरी के मार्क्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल पहला डोमेन रहता है यूजुअली, और ये जो है ना, ये जो सेशन में बता रहा हूँ, इट माइट डिफर स्लाइटली हियर एंड देयर फॉर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट जो सब हेडिंग्स है दे विल बी द सेम फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो बेसिकली पहला जो डोमेन रहता है वो लोग पूछते हैं कि आपके पास MBBS के अलावा और कोई एडिशनल डिग्रीज है क्या. तो फॉर एग्जांपल BSc है, वहां पे क्या है, यूके में यूजुअली ट्रेनीज MBBS करते करते लोग साथ में BSc भी करते, तो उसके उन लोगों को एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. अब अपने पास अपन BSc अलग नहीं करते, सो दैट इज व्हाई दैट माइट नॉट काउंट टू अस. लेकिन अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, इफ यू कैन डू इट, देन एडिंग अ BSc टू योर मेडिकल स्कूलिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. अपने इंडियन डिग्रीज है, जैसे MD है, DNB है, PhD है,
they might also give you some points. Now on this MD DNB के topic पे, it might be an unpopular opinion, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, और आई एम श्योर कि आप लोग भी सुन रहे होंगे कि करंटली यूके में जो है एसएचओ लेवल्स के, जूनियर लेवल के जॉब्स का बहुत सैचुरेशन चल रहा है. इट इज बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट जूनियर लेवल जॉब्स. तो लेकिन रजिस्ट्रार लेवल पे इट इज स्टिल नॉट सैचुरेटेड, आपको स्टिल रजिस्ट्रार लेवल पे जॉब्स मिल सकते. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी राय ये है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इंडिया में नीट करके आपका एमडी करके अगर आप यूके आ सके, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज इट बी इजियर फॉर यू टू गेट इन. आप रिलेटिवली वेल एक्सपीरियंस्ड रहते, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते, आपको बेबी सिट करने की जरूरत नहीं रहती, और आपको फिर ट्रेनिंग में घुसना भी रिलेटिवली इजी रहता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहता है. एक एमबीबीएस कैंडिडेट का और एक एमडी कैंडिडेट का पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क रहता. तो इफ इट इज पॉसिबल, ट्राई टू डू दैट. And then you can write alternate exams as well. आप अच्छा, और एक बात इसमें ये है कि अपन इंडियन सिनेरियो में अपन लोग क्या करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट है जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ट्राई कर रहा, अपन जो है यूजुअली उसको बोलते कि ये बच्चा फोकस नहीं है, रैंडम सब्जेक्ट्स में इधर उधर 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 घूम रहे बोल के. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. इंटरनेशनल सिस्टम में वो लोग ये करते कि दिस गाय इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड, इसको इमरजेंसी का एक्सपीरियंस भी है, इसके पास जनरल सर्जरी का एक्सपीरियंस भी है, इसके पास एनेस्थेटिक्स का एक्सपीरियंस भी है. सो दे गिव यू मोर मार्क्स फॉर दैट. तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, इफ यू आर एबल टू राइट सम ऑल्टरनेट एग्जाम्स, दैट विल बी रियली गुड. लाइक फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन के कैंडिडेट है, अगर उन्हें एमआरसीपी लिख रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर एग्जाम है, उसके लिए उनको एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते. लेकिन उसके अलावा अगर उन्होंने कोई और एग्जाम्स लिखे हुए, तो दे विल गेट मार्क्स फॉर दैट. फॉर एग्जांपल कोई एमआरसीपी करके बट उन्होंने एमआरकेएम भी लिख रहे हैं साथ में, एमआरकेएम का एटलीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ तो भी एक लिखे, सो दे विल गेट एडिशनल पॉइंट्स फॉर दैट. एक्सक्यूज मी. उसके बाद सेकेंड डोमेन है एडिशनल अचीवमेंट्स रिलेटेड टू मेडिसिन. आप एमबीबीएस करते टाइम पे इफ यू हैव एन ओवरऑल डिस्टिंक्शन, then that will give you some additional marks. या आपके पास अगर सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शंस भी है, तो even that will get you good marks. So try to get distinctions in as many subjects as possible. और आप एमबीबीएस करते टाइम पे कोई क्विजेस कर रहे हैं, कोई ओलंपियाड्स कर रहे हैं, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, if you're getting some prizes in that, that will also add to your portfolio. नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल एक्सपीरियंस. जैसा मैं बोल रहा था आप लोगों को कि यू शुड हैव अ वेरिड एक्सपीरियंस. आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दैट विल बी एक्चुअली प्रोमोटेड एंड दैट विल गिव यू मोर पॉइंट्स. एंड एनी एक्सपीरियंस इज गुड एक्सपीरियंस इन व्हाटएवर सब्जेक्ट यू कैन गेट. व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू कैन गेट इज ऑलवेज गोइंग टू काउंट. बट एज आई सेड अर्लियर, मेक श्योर दैट यू हैव एविडेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. हर चीज, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक लेटर रहना जरूरी है आपके पास, अदरवाइज देयर इज नो प्रूफ टू से कि व्हाट यू हैव डन. Again, now while we are speaking on this topic, there is a small caveat that I want to mention you कि आप लोग अभी पूरे MBBS students हैं. It is, मैं खुद भी एक टाइम पे MBBS स्टूडेंट था, and I know what people do at that time. Like मैं MBBS में जब था, मेरे को इतना था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना है. कार्डियोलॉजिस्ट कैसा बनते, कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता, कार्डियोलॉजिस्ट का डेली वर्क लाइफ क्या रहती, कुछ भी आइडिया नहीं था. खाली एक किसी को एक देख लिए थे, उनका अच्छा दिखा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, अपने को भी कार्डियोलॉजी बनना है. एमबीबीएस के टाइम पे अपन लोग बहुत नाइव रहते, अपने को बिल्कुल स्पेशलिटीज के बारे में आइडिया नहीं रहता. मैं कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आई वुड बिकम एन एनेस्थेटिस्ट एंड आई वुड लव द सब्जेक्ट सो मच. तो अपने को जो है एक्सपीरियंस नहीं रहता, यू पीपल विल नॉट नो व्हाट द स्पेशलिटीज आर लाइक. तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि जब भी आप लोग अगर स्पेशलिटी चूज करना चाह रहे हैं, तो प्लीज ऑलवेज स्पीक टू द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सब्जेक्ट. उनसे भी बात करिए जो लोग वो सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, उनसे भी बात करिए जो वो सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. अच्छा, व्हाइल ऑन दिस टॉपिक, आप यू पीपल विल बी एक्चुअली सरप्राइज्ड टू नो कि इंटरनेशनल लेवल पे the choice of subjects is actually 360 degrees rotate हुआ है. अपन इंडिया में जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी इतना शौक से लोग लेना प्रिफर करते. एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल कोई भी लेना नहीं चाहती, यूजुअली लास्ट में जाते. आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि यूके में द हाईएस्ट कंपटीशन रेशियो जो स्पेशलिटीज में है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, वो स्पेशलिटीज में से लोग तड़पते ईएनटी और ऑप्थेल लेने के लिए, वहां पे एनेस्थीसिया लेने के वास्ते. इट इज कंप्लीटली अपसाइड डाउन. अपन इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी लास्ट में जान दो भाई, कुछ भी नहीं मिला तो माइक्रोबायोलॉजी ने तो पैथोलॉजी ले लेंगे बोलते. वहां पे जो है लोग तड़पते पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लेने के लिए. अपन इंडिया में समझते कि भाई माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है कुछ भी काम नहीं करते, लैब में रहते खाली, या खाली टीचिंग में है.
you'll be surprised to know कि वहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है आईसीयू में डेली माइक्रोबायोलॉजिस्ट का राउंड होता। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेली पेशेंट्स के पूरे रिपोर्ट्स देखते हैं, उन लोग के इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि कौन से पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर बोल दिए किसी को ये एंटीबायोटिक देना है तो वो पत्थर की लकीर है, तो दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। सो इंटरनेशनल लेवल पे इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कोई सब्जेक्ट जब बहुत अच्छा नहीं है, कोई सब्जेक्ट बहुत खराब नहीं है। आप लोग ये सोच के डिसाइड करो कि वो सब्जेक्ट के साथ आपको जिंदगी गुजारना है, ठीक है? तो whichever subject you think you can live happily with, try to take those subjects। अभी से दिमाग में ये में मत रखिए कि मेरे को मेडिसिन करना है। अच्छा, मेडिसिन आप इंडिया में अपने टॉप रैंकर्स जो है मेडिसिन चूज करते हैं। यूके में द सबसे लीस्ट प्रेफर्ड जो सब्जेक्ट है वो मेडिसिन है। द हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जीएमसी की रिपोर्ट में मेडिसिन का सबसे लास्ट है। नोबडी वांट्स टू टेक मेडिसिन देयर। तो इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज टू सी के कंट्री चेंज होने के साथ साथ लोगों की प्रायोरिटी कैसा चेंज होती। राइट, सो उसके बाद जो है ऑडिट्स एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स है। इट इज रियली सैड कि अपन एमबीबीएस करते टाइम पे जो नोबडी टेल्स अस व्हाट एन ऑडिट इज, नोबडी टेल्स अस व्हाट अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज, बट दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। यूके की ट्रेनिंग में यू विल हैव टू डू एन ऑडिट एवरी ईयर। इट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्किंग इन द यूके। तो लर्न व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन एन ऑडिट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज। अगर पॉसिबल है प्लीज कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोजेक्ट्स, डू देम ऑन लार्ज स्केल्स, learn what closing the loop is, and then आप जो भी ऑडिट या क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं try to present it in conference, even if it is a poster presentation। poster presentation जो है usually बहुत जल्दी accept हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको points मिलते हैं। it doesn't have to be a stage presentation, even poster presentations will do। तो please try to participate in audit and quality improvement projects। research now, एमडी या डीएनबी कैंडिडेट्स अगर कर रहे हैं तो इट इज रिलेटिवली इजी फॉर देम बिकॉज वो लोग थीसिस करते हैं। बट आप लोग भी कुछ तो भी एक पार्टिसिपेट करिए रिसर्च में। ट्राई टू पार्टिसिपेट, ट्राई डेटा कलेक्शन विल आल्सो डू, जस्ट ट्राई टू गेट इनटू डेटा कलेक्शन, दैट विल आल्सो गिव यू पॉइंट्स। और यूके में क्या है, रिसर्च रिलेटेड वो लोग क्या डिग्रीज करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं रिसर्च में। अगर इंडिया में वैसा आपके पास ऑप्शन है तो दैट विल आल्सो डू वेरी गुड फॉर यू। टीचिंग, नाउ टीचिंग ऑल ऑफ अस डू, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, बट अगेन एज आई सेड प्लीज ट्राई टू गेट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक फॉर्म्स, ओके? और टीचिंग आप जब करते हैं तो रादर देन ट्राइंग टू टीच ऑन द कोर्स, ट्राई टू डू इट एज अ कोर्स ऑर्गेनाइजर, बिकॉज आप अगर टीचिंग ऑर्गेनाइज करें तो यूल गेट मोर पॉइंट्स फॉर इट। और कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक पूरा दिन का प्रोग्राम रहे। अगर आप वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो दीज वर्कशॉप शुड रन फॉर मोर देन 1 डे। और उसके अलावा जो है थोड़े इंटरनेशनल कोर्सेज रहते हैं, जैसे टीच द टीचर्स कोर्स है, और वहां पे अगेन दे डू मास्टर्स एज वेल इन टीचिंग, सो यू कैन डू सम पीजी सर्ट प्रोग्राम्स इन टीचिंग। बट एज आई सेड, अगर ये सब नहीं हो सक रहा, ट्राई टू डू रेगुलर टीचिंग्स। एक ही उस टॉपिक को जो आप बार बार भी पढ़ा सकते हैं, बट ट्राई टू शो दैट यू हैव डन इट ऑन अ लार्ज स्केल एंड यू हैव डन इट क्वाइट रूटीनली, क्वाइट फ्रीक्वेंटली, एंड गेट एविडेंस फॉर इट। फाइनली पब्लिकेशंस, अगर आप कुछ पब्लिश करा सक रहे हैं इट इज वेरी गुड। ट्राई टू डू इट इन पबमेड इंडेक्स जर्नल्स, बहुत अच्छा रहता है अगर पबमेड इंडेक्स जर्नल्स में हुआ। अगर पबमेड इंडेक्स में नहीं भी हो रहा, एनी पब्लिकेशन इज बेटर देन नथिंग, बट मेक श्योर दैट द जर्नल दैट यू आर पब्लिशिंग इट इज पीयर रिव्यूड जर्नल, ओके? एंड अगेन ट्राई टू बी द फर्स्ट ऑथर, बट अगर आप फर्स्ट ऑथर नहीं भी बन सक रहे हैं, ट्राई टू बी सम ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, व्हाटएवर, इट विल गिव यू सम पॉइंट्स। And always research publication is valued more than editorials, letters, or case reports. But again, just do something or the other, have something in your portfolio. Again, presentations, conferences में present करिए, international, national, regional conferences में, even virtual conferences में भी आप present अगर कर सकते हैं तो that will be counted. And as I said, poster presentations will also give you good points, ठीक है? And they are relatively easier to get accepted in the conferences. Then CPD courses भी मांगते हैं वो लोग, so it is better to have some simulation courses. आपके पिछले 5 साल में आप कितने कोर्सेज करें वो देखते, तो you should at least have 3 or more courses, and these courses should at least be 1 full day length. And ALS is mandatory in all the subjects, so that will not be used to score points. अपन इंडिया में आप लोग ACLS करते हैं because it is from American Heart Association, लेकिन इंग्लैंड में जो है वो लोग का रिसर्च यूके काउंसिल का ALS रहता, तो वहां पे ALS चलता। एंड देन अदर कोर्सेस आर लाइक EPALS, NLS, ATLS, these all will give you some points, ठीक है? Leadership, now try to show your leadership qualities.
लोग हैं वहां पे जो सो मास्टर्स करते लीडरशिप में, अगर वो आप कर सक रहे हैं एक्सेलेंट, वो नहीं भी कर सक रहे हैं तो ट्राई टू बी पार्ट ऑफ सम क्लब्स और सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्राई टू डू योर एक्टिविटीज एट अ टॉप लेवल। जितना आप ऊपर के लेवल का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। even part of being a part of sports teams, being a captain of a sports team or running sports clubs, that will give you points. आप या charitable organizations है जैसा रेड क्रॉस है, ब्लड बैंक है, even your IMSA, that will give you points. आप अगर IMSA के पार्ट है, if you're doing something at a big scale, that will give you points. Again, आपके IMSA के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे पूछिए, ask them for feedback or ask them for some sort of a letter to say that you have done this and that. आपके एमबीबीएस में है, आपके स्कूल कॉलेज में है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिकम रोटा मैनेजर्स, या फिर आप टीचिंग शेड्यूल का मैनेजर्स बन सकते हैं कि भाई आप ये टाइम पे पढ़ाइए, आप वो टाइम पे पढ़ाइए। इफ यू आर डूइंग दैट, देन टेक एविडेंस ऑफ दैट एज वेल एंड देन दैट विल गिव यू पॉइंट्स फॉर लीडरशिप। तो जस्ट अ ब्रीफ टच ऑन द इंटरव्यू एज वेल। अब आपका पोर्टफोलियो क्लियर हो गया, यू हैव टू डू रियली वेल ऑन योर इंटरव्यू बिकॉज मेजर चंक ऑफ योर मार्क्स कम फ्रॉम हियर। इंटरव्यू के बुक्स आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। Again, I think this is not too relevant for you at this moment, but yes, you will have an interview as well. और लास्ट में ये जो है थोड़े से लिंक्स है कि व्हाट यू हैव टू चेक टू कीप योर पोर्टफोलियो बिल्ट अप और व्हाट यू कैन डू टू गेट रेडी। आप जो भी जॉब चूज कर रहे हैं उसका पर्सनल स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्सनल स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखे हुआ रहता है कि हम जो भी बंदे को लेना चाह रहे हैं उनके पास ये क्वालिटीज रहना। एंड देन नेशनल रिक्रूटमेंट के वेबसाइट्स रहते हैं, जैसा एनेस्थीसिया के लिए एंड्रो रहता है, तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं आपके। सेल्फ असेसमेंट का गाइडेंस चेक कर लीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट के बारे में सुनना पढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर पोर्टफोलियो। एंड देन अगेन फिर आपका फाइनली आपका जो पोर्टफोलियो रहता है, आप उसको कितना नीटली ऑर्गेनाइज करें, कितना अच्छा बना के रखें उसको, एंड हाउ इजी इट इज टू नेविगेट इट, दैट विल ऑल्सो गिव यू सम ग्लोबल स्कोरिंग पॉइंट्स। So yeah, that was my talk. I am happy to be contacted. आप लोग मेरे को email कर सकते हैं. You can send me a message on Facebook. You can send me a message on Instagram. More than willing, more than happy to talk to you guys. Um, and that is that from my end. I am happy to take any questions, any comments. Thank you so much, sir. No problem, sir. So, if you have any questions, please type it in the chat box or you can raise your hands and I'll unmute you to speak. क्वेश्चंस अगर नहीं है तो इसका मतलब है या तो समझ में नहीं आया या तो फिर टॉपिक टू बोरिंग थी। I think there is a question here. Somebody is asking, how is UAE for residency? Will it be better than India? What if we clear PLAB and take admission in UK-based universities in UAE? Will it be worth it? Since parents will Muslim, what are Muslim girls to study in countries like UK? Dr. Abia, unfortunately, I'm not too sure about UAE, and I am not sure कि वहाँ की residency का pattern कैसा है. So I don't think I'll be able to answer these questions. Sorry about that. Then somebody is asking, can you please explain the pattern of entry again? Yeah. तो देखिए बेसिकली क्या रहता, अगर आप समझिए पोस्ट एमबीबीएस अगर आप जा रहे हैं तो आपको यूके में आके आप पोस्ट एमबीबीएस बेसिकली फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर योर प्लैब। प्लैब लिख के आप वहां पे आ गए, प्लैब लिख के वहां पे आ गए, आप एक जॉब कर रहे हैं। जॉब करते करते आपका जो कोर कॉम्पिटेंसीज रहती, क्रेस्ट फॉर्म बोल के एक रहता, क्रेस्ट फॉर्म आप साइन करा लिए। ये फॉर्म आप इंडिया से भी साइन करा सकते हैं। अगेन इट्स अ बिग डिबेट, इंडिया से कराना बेटर है या नहीं है, यूके से कराना है या नहीं है, बट यस यू कैन गेट योर क्रेस्ट फॉर्म साइन। तो आप क्रेस्ट फॉर्म आपका साइन करा लिए, दैट इज योर बेसिक फॉर्म टू से कि हाँ भाई दिस पर्सन इज रेडी टू एंटर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गए। आप आपका साथ ही साथ ये काम करते करते आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना, और फिर ओरियल पे डेट्स आते हैं, आप वो डेट पे अप्लाई कर देना। आपका अप्लाई करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट दे विल आस्क यू इज कि आपका पोर्टफोलियो सबमिट करो बोलते हैं।
तो पोर्टफोलियो का पूरा आप एविडेंस सबमिट करना उस पर। आपका एविडेंस सबमिट करने के बाद उसके पूरे पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट मिलने के बाद वो लोग आपको डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी आपको एक एमएसआरए एग्जाम रहता, एमएसआरए के एग्जाम लिखना रहता आपको। वो एग्जाम के मार्क्स आपका पोर्टफोलियो मार्क्स मिला के दे विल सी कि आपकी इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप अगर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए दे विल कॉल यू फॉर योर इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू के मार्क्स आते हैं, तो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस पोर्टफोलियो के मार्क्स प्लस एमएसआरए के मार्क्स, 3 मार्क्स मिला के दे विल गिव यू रैंक। फिर आपका रैंक जो भी आया वो हिसाब से जो है आपको डिनरी रीजन अलॉट होता। ठीक है, सो दैट इज फॉर कोर ट्रेनिंग। मोर और लेस सेम फॉर स्पेशलिटी ट्रेनिंग ऑल्सो, लेकिन स्पेशलिटी ट्रेनिंग में क्या रहता है, आपको एमएसआरए एग्जाम नहीं रहता। एमएसआरए के बजाय आपको जो है सो आपकी स्पेशलिटी का एग्जाम रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन कर रहे हैं तो एमआरसीपी रहता, इमरजेंसी मेडिसिन कर रहे हैं तो एमआरकेएम रहता, सर्जरी है तो एमआरसीएस रहता, एनेस्थीसिया तो प्राइमरी एफआरसीआर रहता। ठीक है, तो दैट इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है where to find the self assessment and interview guidance as per subject, some website। just आप गूगल कर लीजिए डॉक्टर इरम, जस्ट टाइप के सेल्फ असेसमेंट ST4 है या कोर ट्रेनिंग है, सेल्फ असेसमेंट ST4 एनेस्थेटिक, सेल्फ असेसमेंट कोर ट्रेनिंग मेडिसिन आप मारो, आपको सेल्फ असेसमेंट की पूरा PDF खुल जाता है। उसमें पूरा लिखे हुए रहते हैं कि कितने मार्क्स कितनी चीज के लिए मिल रहे हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, जस्ट गूगल इट, विल बी फाइन। Next है which is better option for an Indian medical undergraduate, USMLE or PLAB after MBBS, or pursuing a PG in India and then going abroad? Dr. Aisha, this is my personal opinion and you might find that people might not agree with me at this, but मेरे हिसाब से I think it is better कि आप इंडिया में PG कर लिए, इंडिया में PG करके आप फॉरेन चले गए, बिकॉज करंट सिनेरियो जो चल रहा है यूके मार्केट में कि पोस्ट एमबीबीएस कैंडिडेट्स को जॉब्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही, लाइक सैचुरेट हो गया पोस्ट एमबीबीएस। वेयर एज पीजी करे बात आप अगर आए तो देयर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप, आपको स्टिल रजिस्ट्रार लेवल पे जॉब इजीली मिल जाती। और इसमें क्या होता है, आपको जो है आप पीजी अगर कर लिए तो यू नो के व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू डू, आपका थोड़ा फोकस नैरो हो जाता, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता, एंड आपको फिर आप जब कहीं पे भी गए तो आपको बेबी सिट करने की जरूरत नहीं रहती, तो पीपल विल ट्राई टू टेक यू इजीली लाइक दैट। So in my personal opinion, I think it is better to do PG in India and then go there if you can do it. If not, then please don't dilly dally, time waste मत करिए, start doing PLAB immediately अगर आप PLAB करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो that is my opinion about this. Now Dr. Jueria Fatima is asking, can you please put some light on PLAB exam pattern? देखिए PLAB का एग्जाम जो रहता, PLAB मैं पर्सनली मैं खुद नहीं करा, बट आई नो पीपल हु हैव डन PLAB एंड माय वाइफ डिड PLAB एज वेल। तो बेसिकली PLAB का ये रहता है कि 2 पार्ट्स रहते हैं, एक पार्ट 1 रहता है जो MCQ रहता है, आपका इंडिया में ही आप कर ले सकते हैं। सेकंड पार्ट जो रहता है, सेकंड पार्ट आपको मैनचेस्टर आना पड़ता है PLAB का ऑस्की देने के लिए। बेसिकली ऑस्की रहते, ऑस्कीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस रहते हैं और फिर अलग अलग स्टेशंस में यू विल हैव टू लाइक कीप आंसरिंग एंड फिर इवेंचुअली आपको PLAB का रिजल्ट आता। पार्ट 1 की जो प्रिपरेशन है, I think there is a website for it. I don't remember what website it. I think Plabable है शायद, वो Plabable है, उसके जस्ट MCQs पूरे आप पढ़ के चले गए तो you'll be fine for PLAB 1। PLAB 2 के लिए अलबत्ता जो है आपको मैनचेस्टर आके, मैनचेस्टर में बहुत सारे एकेडमीज रहते हैं, मैनचेस्टर में भी आ सकते हैं, लंदन में भी है एकेडमीज, आपको एकेडमी में आके प्रैक्टिस करके फिर PLAB का एग्जाम देना पड़ता। So that is what the exam pattern of PLAB is, and PLAB just gives you an entry to the GMC registration. उसके बाद you still have to work, you still have to find a job, and then you still have to do everything else. So PLAB is just an entry exam. How much money is required for the whole process? PLAB के लिए, PLAB के लिए देखिए, I think PLAB के MCQ की फीस अराउंड I think around 80,000 रुपए है, 80,000 है, somewhere in that range. PLAB 2 की एग्जाम फीस जो है आई थिंक इज अबाउट 600 पाउंड्स और 600 या 700 पाउंड्स है, जो वो अराउंड 60-70,000 होता। एंड देन PLAB की एकेडमी की फीस आपको जो है फिर अराउंड 50,000 रुपए, 50,000 है। तो 80 हियर 80 देयर एंड 50,000, दिस इज जस्ट एग्जाम फी। फिर आपका मैनचेस्टर हो, लंदन हो, जहाँ पे भी है, फिर आपका रहना खाना पीना इज ऑल सेकेंडरी। फिर आप जो है बीच में मॉक एग्जाम्स भी देते हैं, मॉक कोर्सेज भी देते हैं, तो उसके लिए भी लगता है। तो यस, इट इज अ बिट एक्सपेंसिव, इट इज नॉट चीप, बट या दैट इज व्हाट इट इज। तो रादर देन, अगर आपके पास है पॉसिबिलिटी, तो रादर देन PLAB प्रोबेबली गो फॉर अदर एग्जाम्स जो इतना महंगा नहीं पड़ता आपको, और आप यहाँ पे रह के दे सकते हैं, स्पेशली लाइक एग्जाम्स लाइक MRK आप पूरा इंडिया में दे सकते हैं, डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। And if you have done PG in India, what is the first step after that for UK? Is it PLAB again?
डॉक्टर इरम, इट्स अप टू यू, अगर आप चाहे तो प्लैब लिख सकते हैं फिर से, बट यू डोंट हैव टू राइट प्लैब, बिकॉज प्लैब जो है पोस्ट एमबीबीएस लेवल का एग्जाम है। तो आप चाहे तो आपका जो भी स्पेशलिटी है उस स्पेशलिटी के एग्जाम्स लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया के लिए आप इडाक लिख सकते हैं, प्राइमरी एफआरसी लिख सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन कर रहे हैं एमआरकेएम लिख सकते हैं, सर्जरी कर रहे हैं एमआरसीएस लिख सकते हैं, मेडिसिन कर रहे हैं एमआरसीपी लिख सकते हैं, साइकियाट्री कर रहे हैं एमआरसी साइक रहता। तो यू विल हैव एन एग्जाम। अगेन ये पूरे एग्जाम्स के लिस्ट जो है आपको जीएमसी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप जीएमसी की वेबसाइट पे अगर चलेगा तो आपको वहां पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि विच ऑल एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड। Dr. Rabia, will there be a tuition fee training programs in UK? Absolutely not. Completely free of cost. Rather, वो लोग आपको पे करते because you're working in the hospital and you'll be paid really handsomely. At least India से तो better pay मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा better pay मिलती है। What is your advice? From where should one start the preparation journey as third year student? What is the first step? I think try to build up your portfolio as soon as possible, Dr. M. के लाइक जितने भी पोर्टफोलियो के बारे में बोला, आप चाहे टीचिंग करिए, हो सके तो थोड़ा पब्लिकेशंस करिए, ऑडिट्स करिए, थिंक सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं विद इन योर कैपेसिटी। ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी एप्लीकेबल टू यू, बट सी व्हाट यू कैन डू। एंड और एक चीज ये है कि आई नो इट इज रिलेटिवली अर्ली फॉर यू टू थिंक, लेकिन आप इवेंचुअली ये सोचिए कि आपको जिंदगी में सेटल किधर होना है। अगर आप इंडिया में सेटल होना चाह रही हैं, आपको फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड कि प्रोबेबली बॉयज के लिए इट्स अ बिट इजी, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता चॉइस ये, बट दैट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो थिंक वेयर डू यू वांट टू सेटल डाउन इवेंचुअली इन लाइफ। और पोर्टफोलियो जो है देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहना। इवन व्हाइल वर्किंग इन इंडिया, हैविंग एन इंप्रेसिव सीवी इज ऑलवेज गुड। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ गुड सीवी। Jazakallah wa antum fi jazakallah khaira. How many years does it take for us to get into PG training program? Can you explain the timeline? Dr. Salwa, it really depends कि कितना टाइम आप लेते पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए आपका। अगर आप ऑन एन एवरेज आई वुड से कि एटलीस्ट जल्दी जल्दी काम करें, एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आप आपका जो एग्जाम रहता है आपका क्लियर करने का, वो एग्जाम आप कितना जल्दी क्लियर करते हैं। इट टुक मी अबाउट 16-17 मंथ्स, बट आई वाज लकी, मेरा हॉस्पिटल बहुत सपोर्टिव था, दे वर रियली हेल्पफुल। मेरे एग्जाम्स भी पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे, सो आई गॉट इन टू ट्रेनिंग विद इन 1.5 ईयर। आई नो पीपल जिनको 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे। सो इट इज ऑल अप टू यू कि आप आपका पेपर कितना जल्दी साइन ऑफ कराते, और आपका जो भी एंट्रेंस का एग्जाम है वो कितना जल्दी साइन ऑफ कराते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिसिन करना चाह रहे हैं तो आपको एमआरसीपी क्लियर करने कितना टाइम लगता, plus getting your paperwork done. So I would say on an average 1.5 to 2 years if you do everything very quickly. Dr. Faraz, sir, can we write MRChem directly after MBBS? I think yes, you can. पूरे steps लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, I'm not sure, but I think part 1 तो आप लिख सकते हैं MRChem का. Just find out from their website. Jazakallah wa jazakallah khaira. Wa alaikum assalam. What is the scope of doing internship from UK and when to apply for internship, like during 4th year, completing 4th year, what are the exams you are required to clear? I think FY2 कर सकते हैं, FY1 तो आपको फिर इंडिया से ही करना पड़ता, लेकिन FY2 के लिए आप कर सकते हैं। I think FY2 के लिए भी there is कुछ एक एग्जाम रहता है उन लोगों का। आई थिंक आपको क्रेस्ट फॉर्म सप्लाई, हाँ क्रेस्ट फॉर्म कंप्लीट करना रहता, और उसको जो है स्टैंड अलोन FY2 प्रोग्राम बोलते हैं। जस्ट गूगल इट इन डिटेल, उसके और डिटेल्स आपको मालूम होते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है, लेकिन इट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन FY2 प्रोग्राम। तो आप आपका सेकेंड ईयर जो है इंटर्नशिप का यूके में कर सकते हैं, लेकिन FY1 तो आपको इंडिया में करना पड़ता है। सो यू कैन डू योर स्टैंड अलोन FY2 इन यूके। ठीक है, थैंक यू, you're welcome. Which is better, PLAB or USMLE? डॉक्टर आयशा, देखिए ये आपका पर्सनल चॉइस है कि वेयर यू वांट टू सेटल डाउन और व्हाट यू वांट टू डू। फ्रॉम व्हाट आई नो, पहले जो है USMLE बहुत टफ रहता था, इट यूज्ड टू बी रियली डिफिकल्ट, बट नाउ इट इज रिलेटिवली इजी। नाउ द कैवियट इसके PLAB का एडवांटेज ये है कि प्लैब जो है आपका, प्लैब इज जस्ट एन एंट्री एग्जाम टू जीएमसी। ठीक है, आप प्लैब करने के बाद यू स्टिल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, व्हेयरएज यूएसएमएलई जो है आपका ट्रेनिंग में घुसने के लिए एग्जाम है। लेकिन कैवियट ये है यूके और यूएस के डिफरेंस में कि यूके में जो है अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके इफ यू आर गुड इनफ, आपको हर सब्जेक्ट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है घुसने की। whereas USMLE में from what I know and from what I have heard from people कि they don't allow you to get into all the subjects. The majority of the people they only go into family medicine या न तो internal medicine या pathology. मैं अब तक तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स के बारे में सुना। एक दोस्त है मेरा, दोस्त भी नहीं है, acquaintance है,
बट वो बंदा एनेस्थेटिक्स में है, बट दैट पर्सन ऑलरेडी डिड हिज एमडी फ्रॉम इंडिया, देन डिड यूएसएमएल, देन अप्लाइड फॉर एनेस्थीसिया, तो उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था. But apart from that one person, I don't know anybody who's gotten into any other subject in the US. Whereas in UK, you have equal opportunity. आप हर subject में घुस सकते हैं, आपको जो subject चाहिए. You can be a surgeon, you can be a neurosurgeon, you can be a physician, you can do whatever you want. If you go after PG, still you have to give PLAB exam or skipping PLAB. We have appear for MRCP, MRCs. Yes, you can skip PLAB. You don't have to do PLAB, Dr. Irshad. If we clear these exams specialty based, then we'll be entering directly to ST1 और ST2. आप जो है अगर आपका PG already enter होके है तो आप ST1 ST2 के लिए ओवर क्वालिफाइड रहते हैं. You will enter into ST3. एंट्री पॉइंट अगर आपका ST3 है तो आप ST3 में जाते हैं. एंट्री पॉइंट अगर ST4 में तो ST4 जाते हैं. कोर ट्रेनिंग के लिए आप इनएलिजिबल रहते हैं बिकॉज यू आर ओवर क्वालिफाइड. Teaching requires to be of medical field only, or teaching +2 students will also be counted. नहीं, I think +2 students will not count. Try to do it on as large scale as possible. अगर हो सका तो PGs को पढ़ाइए. That will count, give you more marks if possible. Yeah, so inter के students को no, I don't think that will count. Thank you for your advice. You're welcome. Why medicine is least preferred in UK? Medicine least preferred UK में इसलिए है क्योंकि UK में क्या होता, आप जब हॉस्पिटल जब नाइट हो जाती है, नाइट के टाइम पे यूके में एडमिशंस जो है सो बेसिकली सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर एडमिट होता है. पेशेंट या तो मेडिकल पेशेंट रहता है या तो सर्जिकल पेशेंट रहता. तो मेडिकल जो पेशेंट रहता, हॉस्पिटल के जितने भी एडमिशंस होने वाले हैं पूरे मेडिसिन के अंदर एडमिट होते. अब वो सुबह में उन लोग जैसे फिर पेशेंट को ट्रायच करते हैं, ट्रायच करके फिर पेशेंट्स को उन लोग के डिफरेंट स्पेशलिटीज में जाते हैं. लेकिन नाइट टाइम में पूरे पेशेंट सिर्फ मेडिसिन के अंदर एडमिट होते हैं. तो हॉस्पिटल का जितना भी काम रहता, पूरा काम या तो सर्जिकल ट्रेनिंग संभालते या तो मेडिकल ट्रेनिंग को संभालना पड़ता. तो मेडिसिन इज एक्चुअली द लीस्ट प्रीफर्ड. लोग आप बिल्कुल मेडिसिन लेना नहीं चाहते, इंग्लिश ट्रेनिंग तो बिल्कुल मेडिसिन में जाना नहीं चाहते. तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी जीएमसी की आई थिंक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उसमें आप देखें तो सबसे लास्ट जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो जनरल मेडिसिन, एक्यूट मेडिसिन के ट्रेनिंग्स का है. बिकॉज दे आर सो ओवरवर्क्ड. आप पूरी रात हुशार रहते, पूरा रात खाली. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चलो आपको एक क्वालिटी काम कर रहे हैं, कोई एक इंटरेस्टिंग पेशेंट को लेके आ रहे हैं, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, वैसा भी कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगले दिन सुबह में आपको पेशेंट को फिर ट्रायच करके दूसरे स्पेशलिटीज में भेजना है. तो बेसिकली आप खाली स्कट वर्क कर रहे हैं, पूरी रात पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, उसका बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सुबह में ट्रायच कर रहे हैं. चलो ये तो फिर भी जो है जो एसएचओज है उन लोग इधर उधर फिरते रहते. जो बेचारा रजिस्ट्रार रहता, मेडिकल रजिस्ट्रार, उन्हें तो पेशेंट भी नहीं देखता. उन्हें खाली बेचारा सेंट्रल कंसोल में बैठे हुआ रहता, फोन ले लेके उन्हें इसको इधर जाओ, आप उधर जाओ, आप उसको देखो, आप इसको देखो. वो बेचारा खाली सपोर्ट करते रहता. बहुत अच्छा जरूरत पड़ गई, कोई भी नहीं संभाल रहे तो जब वो आके पेशेंट को देखना रहता. तो इस वास्ते जो है बिल्कुल वहाँ पे मेडिसिन यूजुअली लोग लेना प्रेफर नहीं करते. ऑफकोर्स है, लेने वाले लेते भी, बट अगर आप इंडेक्स देखें, रैंकिंग देखें तो मेडिसिन फॉल्स क्वाइट लो इन दैट रैंकिंग. So, hello, Abubakar. Sorry for the disturbance. और एक क्वेश्चन क्या था? Sir, as a third year student, I used to go to a hospital as an observer. I did injections, IV lines, cannulations, assisting the DMOs, while under the prescription case writings आपके according. तो इसमें रह के आप क्या कर सकते हैं? रह के और क्या कर सकते हैं? Should I take a certificate telling what I did in the observer? Is it useful, sir? तो आप जो भी कर रहे हैं ना, बगैर एविडेंस के कोई भी काम मत करिए. यू नेवर नो डॉक्टर फातिमा के ये एविडेंस आपको कब क्या काम में आता. तो अगर आप ऑब्जर्वर भी अगर काम कर रहे हैं तो प्लीज टेक एविडेंस फॉर दैट आल्सो. आप एक लेटर, आप खुद आप एक आपका लेटर हेड बना लो कि व्हाट यू थिंक यू हैव डन. पूरा लेटर हेड में लिखा लो, लिखा के जो वो हॉस्पिटल के उसमें जो भी वहाँ के इंचार्ज है उनसे साइन ले लो. तो प्लीज गेट एविडेंस फॉर व्हाट एवर यू डू. यहाँ आप अगर किसी को इनफॉर्मल टीचिंग भी अगर दे रहे हैं ना, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग का भी उनसे एक फीडबैक ले लो, सो दैट यू हैव एन एविडेंस दैट यू हैव डन दिस. दिस इज द मिस्टेक दैट आई हैव डन एंड दैट डिड बाइट मी इन द बैक. मैं जब मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया था तो मैं शादान में आई वर्क फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स में. मेरा डीएनबी एंट्रेंस होने से पहले 3-4 महीने में शादान में काम करा था एज एसएचओ बोलिए, रजिस्ट्रार बोलिए, जो भी डीएमओ बोलिए. आई नेवर टुक एन एविडेंस फॉर दैट. कभी अपन वो टाइम पे ख्याल ही नहीं आया था कि भाई इसका भी एक एविडेंस रहना पड़ता बोल के. मैं जब ट्रेनिंग के लिए मेरी अप्लाई कर रहा था, आई नोटिस के एडिशनल एविडेंस में अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस वो जो 3 महीने में वो काम करा, अगर मैं उसका एक्सपीरियंस बताता तो आई वुड हैव गेन्ड सम मोर पॉइंट्स. तो बेसिकली डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ऑलवेज गेट सम एविडेंस फॉर इट. ठीक है, यू नेवर नो कि जिंदगी में आगे जाकर कहाँ काम में आता.
So somebody is asking, if you write specialty exams here in India only after or before PG, what will be the expenditure for going there for specialty training? आपको एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं रहता ट्रेनिंग के लिए. एक्सपेंडिचर इन द सेंस आपकी जो जीएमसी की जो फीस है जो सबको देना है, उन लोग वो फीस देते, बस आपको जीएमसी का रजिस्ट्रेशन मिल गया बाद आपको हॉस्पिटल डायरेक्टली आपको एम्प्लॉय कर लेता, आपको तनख्वाह देता, बस आपका टिकट का पैसा लगाना रहता, आपको वीजा टिकट और वीजा का पैसा रहता बस, बाकी पूरा जो भी है सब हॉस्पिटल संभाल लेता आपका. एंड स्पेशलिटी ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, देयर इज नो मनी, देयर इज नथिंग इन्वॉल्व इन दैट. स्पेशलिटी एग्जाम्स की जो फीस है वो एग्जाम की फीस आपको देना रहता बस. एक्सपेंडिचर फॉर गोइंग देयर फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, या यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग. मैं जैसा गया था, व्हेन आई वेंट देयर आई डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग, मैं खाली मेरा टिकट लगाया था, वीजा के पैसे लगाया था बस, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू डू स्पेंड एनीथिंग. Is it a good move to do PG in UK and then go to other countries like UAE and Australia? Of course, it is a good move. It is very lucrative. You get paid extremely handsomely. अगर आप PG आपका पूरा वही है, देखिए अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये नियत से आइए कि यू वांट टू डू योर पीजी देयर, क्योंकि खाली आके काम करके जाना इज नॉट वर्थ इट. बिकॉज क्या है मालूम है, करंट सिनेरियो जो गल्फ का चल रहा है, गल्फ का सिनेरियो ये है कि कंसल्टेंट का जॉब उन लोग सिर्फ यूके ट्रेन डॉक्टर्स को दे रहे हैं. जैसा मैं आप लोगों को पहले बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेनिंग जॉब एंड अ नॉन ट्रेनिंग जॉब. आप खाली यूके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेके घर चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट. आप यू हैव टू ट्रेन इन यूके. अगर आप यूके में ट्रेन हो रहे हैं, आप यूके में सीसीटी ले रहे हैं, यूके में कंसल्टेंट के जैसा 2 साल काम करके जब आप मूव कर रहे हैं, यू विल बी पेड एक्सट्रीमली वेल. Like from what I've heard ki initial salary at least Saudi mein is about 16 to 17 lakh rupees per month tax free salaries hai consulting. That is what I've heard. So yes, it is a really good move. If you want to move to other places, UAE is a very good option. They'll pay you extremely well. Australia is a very good option, extremely good weather. Yes, you can do that. Just in order to make a better portfolio, you have to complete the PG in India. Don't you think it will be too much time consuming, as we'll have to continue training for 7 to 8 years in the UK? Don't worry about the time. Time से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वहाँ पे 40-40, 45-45 साल के लोग हैं जो ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर में घुसे हुए हैं. जिंदगी चलते रहती. सो आपकी जो मेडिसिन है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है विच यू हैव टू कंटिन्यू. क्या फर्क पड़ता है आप एक 3 साल पहले कंसल्टेंट बने या 3 साल बाद में कंसल्टेंट बने? डजंट मेक much difference. The eventual aim is कि you reach there. Doesn't matter how long it takes for you. जल्दी कर सके, very good, do it as soon as possible. अगर जल्दी नहीं भी कर सके, no problem, just do it whenever you can. ठीक है? Yes, I do understand your concern. 7 to 8 years लगते हैं, but it will really be worth it. Okay? अब देखो, मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि तनख्वाह आप सोचिए, अगर आप यूके में ट्रेन होकर कंसल्टेंट बन के गए, योर सैलरी इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 17-18 लाख रुपीस पर मंथ आपको दे रहे हैं बड़े हॉस्पिटल्स में. 17-18 लाख रुपए में 5 लाख 6 लाख रुपए में जमीन आसमान का फर्क है. एवरी मंथ आपको 10 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा. तो स्पेंडिंग दो 3-4 एक्स्ट्रा ईयर्स for the long run is going to be really lucrative. So think about that. How to take that feedback? Google form bana lo, make a Google form. I actually wanted to make one for today as well, but because I didn't have time, I said it's okay. But like even ye session ke liye bhi, just make a Google form. Ab jaisa Dr. Miraj banaya, I'm sure if he makes a Google form of it और आप लोगों से उन्होंने feedback ले लिए, तो he will have evidence to show कि उन्होंने ये पूरा organize करे. So make a Google form, doesn't matter. Right, volunteer and participation certificate do also matter. Yes, they will matter. Depends upon how big your participation was. Like for example, अगर आप समझे कोई Red Cross charity कर रहे हैं, charity में कुछ एक event हो रहा, आप उसमें participate करें, so that will give you marks. Even volunteering will give you marks. प्लैब क्यों करना, फिर डायरेक्ट स्पेशलिटी एग्जाम्स लिख के एसटी के लिए चले जा सकते हैं. यस यस, यू कैन डू दैट. व्हाई पीपल स्पेंड ऑन प्लैब? प्रॉब्लम ये है ना कि लोग ये समझते हैं कि नीट में मिलना मुश्किल है. अब नीट में मिलना मुश्किल है तो ये समझ लेते हैं कि स्पेशलिटी ट्रेनिंग में मिलना आसान है. इसके वास्ते लोग अब पूरे प्लैब की तरफ जा रहे हैं. लेकिन अब क्रंच इतना चल रहा है कि प्लैब के जॉब्स है ही नहीं. एसएचओ के एक एक जॉब के लिए 600 700 लोग अप्लाई कर रहे हैं. इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आई थिंक कि पीजी अगर आप इंडिया में कर लेके स्पेशलिटी ट्रेनिंग करके अगर आप वहां पे जाके ज्वाइन करें तो इट इज रिलेटिवली इजियर और आपको जॉब मिलना आसान है rather than coming there as an SHO. Why people spend on PLAB? Don't know. How much does PLAB और MRCP जर्नी कॉस्ट सर? PLAB की जर्नी के बारे में मैं आपको बोला है. MRCP की एग्जैक्ट फीस देखिए, पार्ट 1 की आई थिंक 600 है, पार्ट 2 की अराउंड 800 है और पेसेस की अराउंड 1000 है. तो अराउंड 2000 पाउंड्स इज द फी ऑफ MRCP एग्जाम. लेकिन टोटल एग्जाम की फी बोल रहा हूं मैं. लेकिन MRCP का प्रॉब्लम ये है कि पेसेस निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता, तो लोगों को 2-3 अटेम्प्ट भी लगते हैं पेसेस निकालने के लिए. बट अगेन इट इज स्टिल वर्थ इट.
Dr. Javed, you've joined late, no problem. Just wanted to know, interested in anesthesia. Excellent choice, mate. एमडी एनेस्थीसिया यहाँ करके उधर आना और डायरेक्टली एक इनकम. आई थिंक अगर आप एमडी यहाँ पे कर लेके आए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू जॉइन इन. इफ यू वांट यू कैन, आप मेरे को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वी कैन डिस्कस दिस फर्दर इन डिटेल. बट आई थिंक यहाँ पे अगर आप एमडी कर लेके गए तो इट इज रिलेटिवली इजियर फॉर यू. एनेस्थीसिया में एडैक बोल के एक एग्जाम रहता है, यूरोपियन डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर, जो आपको आप एमसीक्यू इंडिया में लिख ले सकते हैं. और उसका जो पार्ट 2 जो वाइवा देना रहता है, वाइवा भी आजकल ऑनलाइन हो जा रहा है उसका. तो आपको जीएमसी के एग्जाम के लिए आपको इंडिया से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं रहती. एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करो, आपका जीएमसी कंप्लीट करो, एंड देन यू कैन स्ट्रेट अवे फ्लाई एंड वर्क एज अ रजिस्ट्रार. यू कैन कम देयर. Doing MD and DM has different effect on it. आपका एक्सपीरियंस ज्यादा रहता. इफ यू डू योर डीएम you'll have more experience, so you'll probably have आपको relatively senior post पे लेते, तनख्वाह में थोड़ा सा डिफरेंस आता आपका. डॉक्टर जावेद इज आल्सो फ्रॉम शादान, लेट मी नो, आई कैन कनेक्ट यू. मैं मेरा ईमेल आईडी शेयर करा था लास्ट में, मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. यू कैन ईमेल मी, या जो है मेरे को आप इंस्टा पे या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं. आसिम हुसैन, आसिम अंडरस्कोर हुसैन, क्या है मेरा इंस्टा का आईडी? ठहरिए एक मिनट. आसिम अंडरस्कोर हुसैन 0476 है. आसिम, एक मिनट. अंडरस्कोर हुसैन 0476. तो you guys can contact me on Insta as well. There you go. MD और DNB में नो, MD और DNB में बिल्कुल फर्क नहीं है. rather again it's you're taking me to territory which I don't want to discuss, but MD और DNB are completely equal. आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर गए तो rather DNB is preferred than MD, because DNB जो है आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करते हैं, वो लोग लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, हॉस्पिटल में पैसे ज्यादा लगे हुए रहते हैं, तो आपको इक्विपमेंट जो मिलता है वो बेटर मिलता है. तो इन माय पर्सनल ओपिनियन DNB is better than MD, but again you can discuss this with somebody who will tell you otherwise. But I've done DNB and I felt no difference, so I think DNB is better. What is the stipend in ST3 and ST4? एग्जैक्ट ऑन टॉप ऑफ माई हेड में कोई याद नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको टैक्स कट के आपके हाथ में जो है अराउंड 3.5 लाख रुपीज पर मंथ आते हैं आपको ST3 में, और फिर जो है वो सैलरी बढ़ते जाती है एवरी ईयर. प्लीज गिव योर ओपिनियन सर्जिकल ट्रेनिंग इन यूके. एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड. हैंड्स ऑन बहुत अच्छा मिलता है आपको, लेकिन सर्जिकल ट्रेनिंग इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव टू गेट इनटू यूके, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो. पीपल हैव सम इंस्टेंट टेक एनेस्थीसिया. वो एनेस्थीसिया का हेजिटेशन लोगों को इसलिए है, 2-3 पॉइंट जो है. एक ये है कि लोग आई थिंक अपने कॉमन पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है एनेस्थीसिया के बारे में. लोग खाली वो बॉटला बदलने वाला डॉक्टर बोलते हैं, यानी तो खाली बेहोश करने वाला डॉक्टर समझते हैं. लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एनेस्थीसिया एक्चुअली करता क्या. और सेकंड चीज, लोगों को प्रॉब्लम ये रहता है कि बिकॉज एनेस्थेटिस्ट लोगों को ये समझते कि एनेस्थीसिया फोर फ्रंट पे नहीं रहता, लोग बात नहीं करते तो नोबडी नोज यू. लेकिन स्पेशली कोविड के बाद में के बाद में एनेस्थीसिया हैज रियली कम आउट टू द फोरफ्रंट. लोगों को मालूम होना शुरू हुआ कि एनेस्थीसिया क्या क्या कर सकता. और एनेस्थीसिया करने के बाद देयर आर सो मेनी ब्रांचेस वेयर यू कैन ब्रांच आउट. आप पेन मेडिसिन कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर कर सकते हैं, पीडियाट्रिक्स कर सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया कर सकते हैं. देयर इज सो मच यू कैन डू. इट्स एन अमेजिंग सब्जेक्ट. अगर आपको इंटरेस्ट है, इफ यू हैव सीन पीपल, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एनेस्थीसिया. इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. और बाहर कंट्रीज में इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूड. आई थिंक यूएस में anesthetists are the second highest paid specialty. I think first plastic surgeons hai, second radiation oncologist hai, third anesthetist hai. I think it's within the top 5. Even UK में anesthesia is extremely competitive because it is very lucrative. Private practice में पैसा बहुत है anesthesia में. So English trainees really love going into anesthesia. So that was that. Right. If you guys have any further questions, I am more than happy to take it on Instagram, Facebook, या email करिए. अच्छा, last thing, please don't email me or message me about observership, because I will not be able to help you in that aspect. Observerships मैं आप लोगों को दिला नहीं सकता, तो please refrain from messaging me about observerships. But other than that, I'm happy to talk to you about anything. If you want to discuss about NEET, if you want to discuss about the subjects you want to take, anything at all, just text me or email me. I'll reply inshallah. Right, Dr. Miraj, is there anything else, or we should break?
जी सर, इंशाल्लाह as you have suggested, यूजुअली एवरी सेशन के बाद इंशाल्लाह हम फीडबैक फॉर्म भी डालेंगे, तो इट माइट हेल्प यू एंड एज वेल एज IMSA Please पीपल आल्सो इंशाल्लाह फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सर ये डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आ रही तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्ट्रॉनिक ई सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आर दोज आल्सो गुड इनफ? चलता, लाइक वो चलता, मतलब वॉट एवर भाई, आपके पास एक, यहाँ तक कि अगर आपको कुछ ईमेल आ रहा ना, आप ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके भी एविडेंस बता सकते, बट यू शुड हैव एविडेंस। कुछ करे बोल के उसका सबूत रहना। मैं जो गलती करा शायद में 4 महीने काम कर लिया, उसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास बताने के लिए। जस्ट डोंट डू दैट मिस्टेक। जी इलेक्ट्रॉनिक जी आर फाइन, ईमेल स्क्रीनशॉट्स आर फाइन। लेटर हेड पे आप कुछ लिखा के लेके आ रहे हैं, अगर वो लेटर हेड का जो पर्सन है वो जेन्युइन है, अगर उन्होंने रेस्पॉन्ड कर सकते, इवन दैट इज फाइन, बट जस्ट गेट एन एविडेंस। जी सर, जी जज़ाकल्लाह। So, over to you, host of the meeting, Fatima. Before we conclude, I would like to thank Dr. Asim sir once again for their valuable time and efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. So let us end this session with a short dua. Jazakallah khair for joining. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.